तो अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसी दुनिया है जहां हमारी अर्थ के सारे समुद्रों से ज्यादा पानी है, या एक ऐसी जगह जहां हजारों वोल्केनोस एक साथ फटते हैं, दोस्तों ये कुछ साइफाई नहीं, ये है जुपिटर और उसके अनोखे चंद्रमाओं की असलियत। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रहस्य टीवी स्पेस पर। आज हम नासा के मिशंस की आंखों से देखेंगे कि जुपिटर के सिस्टम में क्या क्या राज छुपे हैं। ये सफर आपके होश उड़ा देगा। हम सिर्फ सरफेस लेवल फैक्ट्स नहीं जानेंगे, हम गहराई में उतरेंगे और उस साइंस को समझेंगे जिसने हमारे यूनिवर्स की समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। वॉयेजर मिशन द ग्रैंड टूर। 1970s में प्लेनेट एक रेयर अलाइनमेंट में आने वाले थे। एक स्पेसक्राफ्ट अगर सही वक्त पर लॉन्च किया जाए तो एक प्लेनेट की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके स्लिंग शॉट की तरह अगले प्लेनेट तक पहुंचा जा सकता था। इसे कहते हैं ग्रेविटी असिस्ट। नासा ने इस ग्रैंड टूर का फायदा उठाने के लिए दो जुड़वा स्पेसक्राफ्ट बनाए, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। इनका मिशन था जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को एक्सप्लोर करना। 1979 में जब वॉयेजर 1 और 2 जुपिटर के पास पहुंचे तो उन्होंने हमें इस गैस जायंट की पहली हाई डेफिनेशन तस्वीरें भेजी। हमने पहली बार जुपिटर के डायनामिक एटमॉस्फेयर को इतने करीब से देखा। उसके अजीब से पैटर्न्स, सफेद जोन्स और लाल भूरे बेल्ट्स जो एसेंशियली अलग अलग दिशाओं में बहने वाली हवा के स्ट्रीम्स हैं, जिनकी स्पीड 600 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा है। हम इन तस्वीरों को आज फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन उस वक्त JPL की लैब्स में माहौल एकदम इलेक्ट्रिक था। डाटा इतनी दूर से आ रहा था कि स्पीड एक पुराने डायल अप मॉडेम से भी कम थी। इंजीनियर्स और साइंटिस्ट घंटों तक स्क्रीन पर एक एक पिक्सल को लोड होते हुए देखते थे, और जब जुपिटर की पहली तस्वीर बनी तो कमरे में चुप्पी छा गई। उन्होंने पहले कभी इतना कॉम्प्लेक्स, इतना डायनामिक और इतना खूबसूरत तूफान का समंदर नहीं देखा था। वॉयेजर ने ही हमें जुपिटर का पहला वेदर रिपोर्ट दिया। इसने ग्रेट रेड स्पॉट को क्लोजअप से देखा और पहली बार टाइम लैप्स रिकॉर्ड किए। इन सब से पता चला कि ये ग्रेट रेड स्पॉट जिंदा, सांस लेते हुए तूफान है। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा था और अपने रास्ते में आने वाले छोटे तूफानों को एक राक्षस की तरह निगल रहा था। हमने जुपिटर के एटमॉस्फेयर को एक स्टैटिक पेंटिंग की तरह नहीं, बल्कि एक क्योटिक जिंदा सिस्टम की तरह पहली बार देखा। और वॉयेजर ने जुपिटर पर ऑरोरास भी देखे जो अर्थ के नॉर्दर्न लाइट से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल थे। साथ ही एक ऐसी चीज दिखी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जुपिटर के भी रिंग्स हैं, सैटर्न की तरह शानदार नहीं, लेकिन पतले और धूल से बने हुए रिंग्स जो पहले कभी जमीन से नहीं दिखे। लेकिन जुपिटर के बारे में सब जानकारी तो सिर्फ एक ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अभी बाकी थी। उसके मून्स में मिस्ट्री नंबर 1, अ मून ऑन फायर। जुपिटर के 4 सबसे बड़े मून्स को गैलीलियन मून्स कहते हैं। इनमें से सबसे अंदर वाला मून है आयो। वॉयेजर से पहले साइंटिस्ट सोचते थे कि आयो हमारे चांद की तरह एक ठंडा, पथरीला और डेड वर्ल्ड होगा। लेकिन जब वॉयेजर 1 की भेजी हुई पहली तस्वीर प्रोसेस हो रही थी तो नासा JPL में एक नेविगेशन इंजीनियर लिंडा मोरेबिटो ने कुछ अजीब देखा। तस्वीर में आयो के किनारे पर एक छोटा सा अनजान सा दाग था। पहले उन्हें लगा कि ये कोई इमेज डिफेक्ट है, लेकिन जब उन्होंने उसे एनहेंस किया तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो एक 300 किलोमीटर ऊंचा छतरी के शेप का एक विस्फोट था, एक एक्टिव वोल्केनो का ब्लूम जो स्पेस में लावा और गैस उगल रहा था। ये साइंस के इतिहास में एक यूरेका मूवमेंट था। हमने पहली बार अर्थ के अलावा किसी और जगह पर एक्टिव वोल्केनोस देखे थे। वॉयेजर ने आगे बढ़कर आयो पर 8 और नए एक्टिव वोल्केनोस ढूंढ निकाले। आज हम जानते हैं कि आयो पर 400 से ज्यादा एक्टिव वोल्केनोस हैं, जो उसे हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा वोल्केनिक एक्टिव ऑब्जेक्ट बनाते हैं। पर इतनी वोल्केनिक एक्टिविटी क्यों? इसका जवाब है जुपिटर की जबरदस्त ग्रेविटी और एक फिनोमिना जिसे कहते हैं टाइडल हीटिंग। जुपिटर आयो को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन आयो के पीछे मौजूद दूसरे बड़े मून्स यूरोपा और गैनीमेड उसे दूसरी तरफ खींचते हैं। इस ग्रेविटेशनल टग ऑफ वॉर की वजह से आयो की ऑर्बिट थोड़ी एलिप्टिकल है। ये लगातार स्ट्रेच और स्क्वीज होने से आयो के अंदर इतना फ्रिक्शन और गर्मी पैदा होती है कि उसके अंदर की चट्टानें पिघल जाती हैं और मैग्मा के रूप में सरफेस पर वोल्केनो से बाहर निकलती हैं। आयो की सरफेस सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड से ढकी हुई है, जो उसे उसकी फेमस पिज्जा लाइक येलो, रेड, ऑरेंज और ब्लैक रंगत देती है।
ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ हर वक्त नया लावा बहता रहता है। मिस्ट्री नंबर 2, अ हिडन ओशियन। आयो के इस आग के गोले से आगे वॉयेजर ने अगले मून यूरोपा की तरफ कैमरा घुमाया और यहाँ एक बिल्कुल अलग और शायद उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली मिस्ट्रीज हमारा इंतजार कर रही थी। यूरोपा की सतह बिल्कुल स्मूथ बर्फ से ढकी थी। ये किसी बिलियर्ड बॉल की तरह चिकनी थी, लेकिन इस पर अजीब से क्रैक्स और लकीरें बनी हुई थी, जैसे किसी ने बर्फ की चादर पर किसी नुकीली चीज से गहरी लकीरें खींच दी हों। सबसे अजीब बात ये थी कि यूरोपा पर क्रेटर्स ना के बराबर थे। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि उसकी सरफेस बहुत यंग है। कुछ है जो लगातार उसकी सरफेस को नया बना रहा है और पुराने निशानों को मिटा रहा है। वॉयेजर के डाटा ने पहली बार इस आइडिया को जन्म दिया कि इस मोटी बर्फ की परत के नीचे एक विशाल समुद्र हो सकता है, एक ग्लोबल लिक्विड वाटर ओशियन, जिसे जुपिटर की वही टाइडल हीटिंग गर्म रखती है। ये एक गेम चेंजिंग डिस्कवरी थी, क्योंकि जहाँ पानी है वहाँ जिंदगी हो सकती है। द अदर जायंट्स, गैनीमेड एंड कैलिस्टो। वॉयेजर ने हमें आयो की आग और यूरोपा की बर्फ दिखा दी थी, लेकिन जुपिटर के 2 और विशाल मून अभी बाकी थे, गैनीमेड और कैलिस्टो। गैनीमेड हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है। ये मरकरी ग्रह से भी बड़ा है। वॉयेजर द्वारा भेजी गई तस्वीरों ने दिखाया कि इसकी सतह अजीब है। कुछ हिस्से पुराने गहरे रंग के और क्रेटर से भरे हुए थे, लेकिन बीच में हल्के रंग की छुरियों जैसी जमीन के बड़े बड़े पैचेस थे, जिन पर अजीब सी ग्रूव्स या नालियां बनी हुई थी। ये एक पजल की तरह था। साइंटिस्ट ने इन 2 अलग अलग टेरेन्स को नाम दिया, डार्क टेरेन और ग्रूव टेरेन। डार्क टेरेन पुराना लग रहा था, जैसे मून की ओरिजिनल क्रस्ट हो, लेकिन ग्रूव टेरेन नया लग रहा था, जैसे मून की सरफेस किसी वजह से फट गई हो और नीचे से साफ बर्फीला मटेरियल ऊपर आ गया हो। इससे पहली बार ये आइडिया सामने आया कि गैनीमेड भी अंदर से एक्टिव रहा होगा। इसके पास अपना एक कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल इतिहास था। ये सिर्फ एक पत्थर का गोला नहीं, ये एक ऐसी दुनिया थी जिसका अपना एक पास था, एक कहानी थी। और फिर था कैलिस्टो। ये जुपिटर के चारों बड़े मून्स में सबसे बाहर की तरफ है। इसकी सतह सोलर सिस्टम की सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा क्रेटर्स वाली सतह में से एक है। ये एक एंशिएंट रेलिक जैसा है। वॉयेजर की तस्वीरों में कैलिस्टो एक डार्क बॉल जैसा दिखा, जिस पर अनगिनत सफेद दाग थे। हर दाग एक इम्पैक्ट क्रेटर था। इसकी सरफेस पर इतने क्रेटर्स थे कि कोई भी नया क्रेटर बनता तो वो किसी पुराने क्रेटर के ऊपर ही बनता। इसका मतलब था कि कैलिस्टो पर आयो और यूरोपा की तरह कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी जो सरफेस को नया कर सके। ये मून आखिरी 4 अरब सालों से वैसे का वैसा ही है। कैलिस्टो को देखना सोलर सिस्टम के बचपन में झांकने जैसा था। ये एक टाइम कैप्सूल है जिसने उस वक्त के निशान अपने ऊपर संभाल कर रखे हैं, जब हमारा सोलर सिस्टम एक वायलेंट और कियोटिक जगह हुआ करता था। वॉयेजर ने इन चारों मून्स की एक फैमिली पोर्ट्रेट तैयार कर दी थी। एक आग का गोला आयो, एक बर्फीली उम्मीद यूरोपा और एक अजीब छुरियों वाला गैस जाइंट गैनीमेड और एक पुराना निशानों से भरा मून कैलिस्टो। पर इनकी असली गहराई, इनके असली राज अभी भी बर्फ और पत्थर के नीचे दफन थे और उन्हें खोदने का काम गैलीलियो का था। वॉयेजर 1 और 2 अब जुपिटर और बाकी प्लैनेट से बहुत आगे निकल चुके हैं। वो इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हो चुके हैं। सितारों के बीच खाली जगह में वो अब भी अंधेरे में अकेले चल रहे हैं। वो हमारी सभ्यता के सबसे दूर तक जाने वाले दूत हैं, हमारा एक अमर हिस्सा जो कॉस्मोस में हमेशा के लिए सफर करता रहेगा। द गैलीलियो मिशन, अ डीपर डाइव इनटू द जोवियन सिस्टम। वॉयेजर ने जो दरवाजा खोला था उसके अंदर झांकने के लिए नासा ने 1995 में एक डेडिकेटेड मिशन भेजा था, गैलीलियो। गैलीलियो जुपिटर की ऑर्बिट में दाखिल होने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बना। उसका सफर आसान नहीं था। लॉन्च के कुछ टाइम बाद इसका मेन हाईगेन एंटीना खुलने से इनकार कर गया। ये मिशन के लिए एक बड़ी आपदा हो सकती थी। इसका मतलब था कि डाटा भेजने की स्पीड 99% से ज्यादा कम हो जाना। लेकिन नासा के इंजीनियर्स ने हार नहीं मानी और मिशन को एक जबरदस्त सक्सेस बनाया। द प्रोब सुसाइड प्लंज। जुपिटर के ऑर्बिट में एंटर होने से पहले गैलीलियो ने एक 340 केजी का छोटा प्रोब जुपिटर की तरफ रिलीज किया। ये इंसानियत का पहला ऑब्जेक्ट था जो एक गैस जाइंट के एटमॉस्फेयर में एंटर होने वाला था। ये एक सुसाइड मिशन था। इसने जुपिटर के एटमॉस्फेयर को
1,70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हिट किया। इसके सामने लगी हीट शील्ड का तापमान सूरज की सतह से भी ज्यादा हो गया। पैराशूट खुलने के बाद प्रोब ने 58 मिनट तक डाटा भेजा। इस डाटा ने साइंटिस्ट को हैरान कर दिया। पहली चीज, प्रोब ने उम्मीद से बहुत कम वाटर वेपर पाए। दूसरी चीज, हवाएं। प्रोब जैसे जैसे नीचे गया, हवा की रफ्तार कम होने की जगह और तेज होती गई। इसका मतलब था कि जुपिटर के वेदर को चलाने वाली एनर्जी सिर्फ सूरज से नहीं बल्कि ग्रह के अंदर की गहराइयों से आ रही है। अपने 8 साल के मिशन में गैलीलियो ने जुपिटर के मून्स की ऐसी तस्वीरें ली जो आज भी आइकॉनिक है। इसने हमें यूरोपा के केओस टेरेन को डिटेल में दिखाया। ये ऐसी जगह है जहां बर्फ की सतह टूटकर टुकड़ों में बिखर गई है। ये बिल्कुल अर्थ के आर्कटिक ओशियन में तैरने वाली बर्फ की सिल्लियों जैसा दिखता है। और ये इस बात का सबसे मजबूत विजुअल सबूत है कि नीचे एक लिक्विड लेयर मौजूद है। गैलीलियो इमेजेस ऑफ यूरोपास केओस टेरेन। लेकिन गैलीलियो का असली ट्रम्प कार्ड था इसका मैग्नेटोमीटर, जिसने यूरोपा के छुपे हुए समुद्रों को कंफर्म कर दिया। जब गैलीलियो यूरोपा के पास से गुजरा तो उसके मैग्नेटोमीटर ने जुपिटर के मेन मैग्नेटिक फील्ड में एक अजीब सी डिस्टरबेंस देखी। ये तभी हो सकता है अगर जुपिटर का पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड यूरोपा के अंदर किसी इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल में करंट पैदा कर रहा हो। और बर्फ के नीचे इसका सबसे अच्छा कैंडिडेट क्या है? जी हाँ, एक नमकीन पानी का समुद्र। नमक वाला पानी इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। ये स्मोकिंग गन एविडेंस था। गैलीलियो ने साइंटिफिकली कंफर्म किया कि यूरोपा की 15 से 25 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत के नीचे एक 60 से 150 किलोमीटर गहरा नमकीन पानी का समुद्र मौजूद है। गैलीलियो ने गैनीमेड पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया और कंफर्म किया कि ये सोलर सिस्टम का एक लौता मून है जिसका अपना परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है। ये एक बहुत बड़ी खोज थी। इसका मतलब गैनीमेड एक मून होकर भी अंदर से एक ग्रह की तरह है। और तो और गैलीलियो के मैग्नेटोमीटर ने गैनीमेड के नीचे भी एक नमकीन पानी के समुद्र होने के सबसे पक्के सबूत दिए। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज मिला कैलिस्टो से, वो मून जिसे सबसे बोरिंग समझा जाता था। गैलीलियो के डाटा ने वहाँ भी एक सब सरफेस ओशियन होने के मजबूत संकेत दिए। इसने एक नई पॉसिबिलिटी को जन्म दिया। शायद मून के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के सड़ने से पैदा हुई गर्मी ही एक समुद्र को पिघलाकर रखने के लिए काफी हो सकती है। अचानक से जुपिटर सिस्टम ओशियन वर्ल्ड्स का एक खजाना बन गया। गैलीलियोस थियरी एंड। अपने 8 साल के शानदार मिशन के बाद 2003 में गैलीलियो का फ्यूल लगभग खत्म हो चुका था। अगर वो स्पेसक्राफ्ट अनियंत्रित होकर यूरोपा से टकरा जाता तो वो अपने साथ अर्थ के माइक्रोब्स ले जा सकता था और वहाँ की पोटेंशियल जिंदगी को नष्ट कर सकता था। इस प्लेनेटरी कंटेमिनेशन को रोकने के लिए नासा ने गैलीलियो को उसके आखिरी सफर पर भेजा, एक सुसाइड प्लंज सीधे जुपिटर के एटमॉस्फेयर में। 21 सितंबर 2003 को गैलीलियो जुपिटर के बादलों में समा गया और जलकर भस्म हो गया। एक शानदार मिशन का एक शहीद जैसा अंत। जूनो मिशन, अनमास्किंग द किंग ऑफ प्लैनेट्स। गैलीलियो के बाद अब बारी थी जुपिटर को खुद समझने की और इस काम के लिए आया नासा का जूनो मिशन, जो 2016 में जुपिटर पहुंचा। जूनो एक आर्मर टैंक की तरह था जिसे जुपिटर के घातक रेडिएशन से बचने के लिए बनाया गया। ये एक यूनिक एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है जो इसे पोल्स के ऊपर ले जाते हैं। जूनो सुपर सेंसेस। जूनो जुपिटर के राज खोलने के लिए कुछ खास इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करता है। इसका MWR यानी माइक्रोवेव रेडियोमीटर एक तरह से जुपिटर के लिए एक्सरे विजन जैसा है। ये जुपिटर के घने बादलों के 550 किलोमीटर नीचे तक झांक सकता है। इससे हमें पहली बार पता चला कि जुपिटर के फेमस बेल्ट्स और जोन्स सिर्फ सरफेस पर नहीं हैं, बल्कि एटमॉस्फेयर में बहुत गहराई तक फैले हुए हैं। जूनोस ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज। जूनो ने जुपिटर के बारे में हमारी सोच को बदल दिया। हम सब जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट को जानते हैं। जूनो के डाटा ने दिखाया कि इसकी जड़ें एटमॉस्फेयर में 300 से 500 किलोमीटर नीचे तक जाती है। ये इतना गहरा है कि इसमें हमारी पूरी अर्थ डूब सकती है। लेकिन तूफान ग्रेट रेड स्पॉट तक सीमित नहीं है। जूनो ने जुपिटर पर होने वाली लाइटनिंग के बारे में भी हमारी समझ को उलट पुलट कर दिया। अर्थ पर बिजली ज्यादातर इक्वेटर के पास कड़कती है, लेकिन जूनो ने दिखाया कि जुपिटर पर इसका उल्टा है। वहाँ ज्यादातर बिजली पोल्स के पास गिरती है। और यहाँ एक और ट्विस्ट है, अर्थ पर बिजली पानी के बादलों से पैदा होती है। जुपिटर पर जूनो ने पाया
कि बिजली अमोनिया और पानी के स्लशी हेलस्टोन्स यानी मश बॉल से बने बादलों से पैदा होती है। जूनो विस्पर साउंड। जूनो सिर्फ जुपिटर को देखता नहीं, वो उसे सुनता भी है। इसके वेव्स इंस्ट्रूमेंट जुपिटर के पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड में घूमने वाले चार्ज पार्टिकल से पैदा हुई रेडियो वेव्स को रिकॉर्ड करते हैं। जब साइंटिस्ट इन रेडियो सिग्नल्स को साउंड वेव्स में कन्वर्ट करते हैं तो हमें जुपिटर की असली आवाज सुनने को मिलती है। जो अभी आपने सुनी, ये जुपिटर के ऑरोरास की आवाज है, उसके अदृश्य मैग्नेटिक फील्ड का संगीत है। द फजी कोर मिस्ट्री। असल में जूनो की सबसे बड़ी खोज जुपिटर की गहराइयों में छुपी है। पहले माना जाता था कि जुपिटर के सेंटर में एक छोटा सा सॉलिड कोर होगा, लेकिन जूनो की डाटा ने दिखाया कि जुपिटर का कोर फजी यानी धुंधला है, एक विशाल फैला हुआ कोर जहां हेवी एलिमेंट्स हाइड्रोजन और हीलियम गैस के साथ मिले हुए हैं। ये हमारे प्लेनेट फॉर्मेशन की थ्योरीज को चैलेंज करता है। इसका एक मतलब ये हो सकता है कि जुपिटर के बनने के कुछ समय बाद किसी विशाल दूसरे ग्रह ने जुपिटर से टक्कर मारी होगी, जिसने उसके असली कोर को तोड़कर गैस में मिक्स कर दिया। अपने प्राइमरी मिशन के बाद जूनो का मिशन एक्सटेंड कर दिया गया है ताकि वो जुपिटर के मून्स के पास से भी गुजर सके, और ये हमें आग उगलते आयो और बर्फीले यूरोपा का अब तक का सबसे बेहतरीन व्यू दे रहा है। अगला अध्याय, क्या हम अकेले हैं? इन्हीं मिस्ट्रीज को और गहराई से जानने के लिए इंसानियत अपने अगले सबसे एम्बिशियस मिशन को भेज चुकी है, जूस एंड यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट ESS जूस, जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर। पहला है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जूस मिशन। इस एम्बिशियस मिशन को 14 अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया था। ये अब जुपिटर की तरफ अपने 8 साल के लंबे सफर पर है और 2031 में जुपिटर सिस्टम में पहुंचेगा। जूस का प्राइमरी टारगेट है गैनीमेड। ये गैनीमेड को एक पोटेंशियल हैबिटेबल वर्ल्ड के रूप में स्टडी करेगा और ये पहला स्पेसक्राफ्ट होगा जो हमारी चांद के अलावा किसी और मून को ऑर्बिट करेगा। नासा's यूरोपा क्लिपर। और फिर है नासा का फ्लैगशिप मिशन यूरोपा क्लिपर। इसे 14 अक्टूबर 2024 में एक स्पेसएक्स फैल्कन हैवी रॉकेट से लॉन्च किया गया। ये 2030 में जुपिटर सिस्टम तक पहुंच जाएगा। इसका मिशन क्लियर है, पता लगाओ कि क्या यूरोपा पर जिंदगी के लिए सही कंडीशंस मौजूद हैं। ये यूरोपा के पास से 50 से ज्यादा बार गुजरेगा। अगर यूरोपा की सरफेस से पानी के गीजर या प्लूम्स निकल रहे हैं तो यूरोपा क्लिपर उन प्लूम्स के बीच से उड़ेगा और उन पानी के मॉलिक्यूल्स को टेस्ट करेगा। ये डायरेक्ट ओशन के पानी का सैंपल लेने जैसा होगा, और वो भी बिना बर्फ में ड्रिल किए। कंक्लूजन, एक अधूरा सच। तो दोस्तों, हमने वॉयेजर से लेकर जूनो के गहरे अन्वेषण तक का सफर देखा। हमने आग उगलते आयु को देखा और यूरोपा के बर्फीले पर्दे के पीछे छुपे एक विशाल समुद्र को जाना। विज्ञान कहता है कि जिंदगी के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: लिक्विड वाटर, जरूरी केमिकल एलिमेंट्स जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और एक एनर्जी सोर्स। यूरोपा इन तीनों बॉक्स को टिक करते हुए नजर आता है। लिक्विड वाटर, यहाँ तो एक पूरा समुद्र है। केमिकल एलिमेंट्स, उसकी सरफेस पर केमिकल दिखे हैं और समुद्र के नीचे चट्टान से इंटरेक्ट करके और ज्यादा खनिज मिल सकते हैं। एनर्जी सोर्स, जुपिटर की टाइडल हीटिंग लगातार यूरोपा को अंदर से गर्म रखती है। अब सवाल ये नहीं है कि यूरोपा पर पानी है, अब सवाल ये है कि उस पानी में क्या है। क्या उस अंधेरे ठंडे समुद्र में हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास केमिकल रिएक्शन का एक स्लो डांस सदियों से चल रहा है, एक ऐसा डांस जो आखिरकार जिंदगी को जन्म दे? क्या वहाँ अजीब एलियन माइक्रो ऑर्गेनिज्म तैर रहे हैं जो जुपिटर की अजीब रोशनी के नीचे एक बिल्कुल अलग इकोसिस्टम बना चुके हैं? अगले 10 साल स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए इंसानियत के सबसे अनमोल और एक्साइटिंग साल होने वाले हैं। 2030s की शुरुआत में जब यूरोपा क्लिपर और जूस जुपिटर पहुंचेंगे और हमें डाटा भेजना शुरू करेंगे तो हमें शायद वो जवाब मिलना शुरू हो जाए जिसकी तलाश इंसानियत सदियों से कर रही है। और हो सकता है कि इंसानियत की हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिस्कवरी जुपिटर के चांद पर बर्फ की मोटी चादर के नीचे अंधेरे पानी में हमारा इंतजार कर रही हो। आपको क्या लगता है, यूरोपा के समुद्र में हमें क्या मिलेगा? क्या हमें सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे या कुछ और अजीब? नीचे कमेंट्स में अपनी थ्योरी जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये कॉस्मिक सफर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए राज के साथ। तब तक के लिए एक्सप्लोर करते रहिए। I'll see you in the next one.